जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम कक्षा 8 की भाषा मंजरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। तो इसमें पाठ 8 में है अमरूद का पेड़, जिसे लिखा है ज्ञान रंजन जी ने। ठीक है, इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। तो इसके हम जो पिछला वीडियो है उसमें हम इसके कुछ भाग को पढ़ चुके थे। जैसे अमरूद के पेड़ में किस तरह से अपशुगनी के लिए कन्हैया लाल की पत्नी ने बताया, और फिर उसके साथ लेखक की जो भावनाएं थी वो जुड़ती गए, और उनके घर के पश्चिमी द्वार थे और उसी में अमरूद का पेड़ था, इसी के कारण लोग उसे अशुभ मानते थे। उसके बाद जब उसमें फूल लगा तो उसके घर के बच्चे कितने खुश थे। तो ये सारे चीज़ हमने पढ़े थे। और उनके जो घर का तोता था उसका पिंजरा भी अमरूद के पेड़ पर लगा दिया जाता था। और साथ ही जब दीदी दशहरा, दिवाली या तीज पर सूरन खाना चाहती थी तो इसी अमरूद के पेड़ की पत्तियों से सूरन को पकाया जाता था, और स्वादिष्ट बनाने वाली जरूरत की पूर्ति भी इसी पेड़ के द्वारा हो जाती थी। तो इस तरह से हम अमरूद के पेड़ के बारे में लेखक की जो भावनाएं थी उसको हम जान चुके थे। और कहते हैं कि अमरूद की पत्तियों में सूरन को पकाने से सूरन गले में काटता नहीं है। ऐसे तो सूरन को पकाया जाता तो वो गले में लगता है, लेकिन जब अमरूद की पत्तियां डालकर उसको पकाया जाता है तो वो गले में नहीं लगता है, ऐसा लेखक कहते हैं। लगने लगा था कि अमरूद का पेड़ जो हमारी एक बड़ी सुविधा है, या हमारे अंदर आत्मीयता को निरंतर धनिक बनाने वाला कोष। और इतना ज्यादा लेखक का जुड़ाव अमरूद के पेड़ से हो गया था कि उनको लगता था कि ये हमारे लिए कितना सुविधा देने वाला था। वहाँ तोते का पिंजरा टंगा रहता था, उसकी पत्तियों का उपयोग कर सूरन पकाया जाता था, घर में छाया देता था। तो कितना ज्यादा ये उनके लिए कोष के समान था, खजाने के समान था। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था, और जब जाड़ा हुआ दूसरे बरस में ठंड के समय अमरूद फिर उसमें लगा और अमरूद का पेड़ भर गया था फलों से। अमरूद गोल, छोटे मगर ललछर चित्तियों वाले जात के थे। तो जो अमरूद थे वो छोटे थे, लेकिन उसका जो ललछर था उसका और चित्त छोटे छोटे छींट छींट वाले अमरूद थे, लेकिन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट अमरूद थे। ढेपियां मुलायम होते ही लोग उन्हें तोड़ लेते थे, और थोड़ा सा वो नरम होते ही लोग उसको तोड़ लेते थे, और पूरे जाड़े जी भरकर घर में टमाटर और अमरूद का सलाद बनता था। तो उसको क्या करते थे, अमरूद और टमाटर मिला के पूरे जाड़े में शीत में वे सलाद बना के खाते थे। सिर्फ वे ही नहीं, और उनके आसपास के लोग भी थोड़ा नरम होने पर उसको तोड़ लेते थे। देखिए, ये है अमरूद का पेड़, और इसमें तोता का पिंजरा भी टंगा हुआ है जो दोपहर तक वहीं टंगा रहता था। तो अमरूद और टमाटर का सलाद भी खाया जाता था। तो कितने सारे उपयोग हैं। देखिए, एक पेड़ कितना उपयोगी होता है हमारे लिए, ये यहाँ हम जान पा रहे हैं। सुग्गे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे, और बाहर के मेहमान हमारे घर के अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों की प्रसिद्धि का इत्मीनान कर लेते थे। तो जो सुग्गा, वो तोते को ही सुग्गा कहा जाता, तो सुग्गा भी बहुत कई महीनों तक वही पके पके अमरूद उसको मिल जाता था। और साथ ही जो घर में मेहमान आते थे वे जब अमरूद खाते थे तो उनको, इलाहाबाद में अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, तो उसका इसके साथ कंपेयर करके उसी का आनंद वे लेते थे जो उनके घर में मेहमान आते थे। यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तथा निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। और उनको जो लेखक हैं वे कहते हैं कि ये सोचकर उनको बहुत ज्यादा
रोमांच अनुभव होता था कि उनके घर में या फिर उनके जो निकट संबंधी हैं और वहाँ जो नए पीढ़ी आ रहा है, मतलब उनके जो बाद वाला जनरेशन, अगली पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं। मुझे मनस्थितियों और वातावरण की इस तब्दीली का अध्ययन बड़ा सुखद लगा। और जब उन्होंने देखा कि उनका जो समाज है वो आधुनिक होता जा रहा है, तो ये सारी चीजें देखकर लेखक को बड़ा अच्छा लगा और उनको सुख महसूस हुआ। हमें दृष्टिकोण की उदारता परिलक्षित होती और किसी भी घटना या आकस्मिकता या संपूर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। तो ये दृष्टिकोण क्या था कि कोई भी घटना घटा तो उसको हम अनहोनी ना मानकर उसकी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको ध्यान दें। जीवन में सब सहज है, जीवन में क्या है, सब कुछ सहज है और सब संभव है, सब कुछ संभव है। अमरूद की छाया में बेत की कुर्सियों पर बैठे चर्चाएं कर करके हम 3-4 भाई बहनों ने अपनी उम्र के फर्क को दोस्ताना हरकतों से भर दिया। और देखिए अमरूद का पेड़ का क्या उपयोग हो रहा था। अमरूद का पेड़ छाया देता था और उसी के नीचे लेखक और उनके 3-4 भाई बहन बेत के कुर्सी लगाकर वहीं बैठ जाते थे और वे बातें करते थे, चर्चाएं करते थे, हंसते थे, और जिससे उनके बीच जो उम्र का फासला था वो भी दोस्त के तरह हो गया था। जैसे दोस्त एक दूसरे से घुल मिल कर बातें करते हैं वैसा हो गया था। तो अमरूद का पेड़ उनके लिए कितनी खुशियां भर रहा था। उनके बीच, भाई बहनों के बीच की जो दूरियां थी वो भी कम कर रहा था। प्रायः बैठकर नए नए विषयों को कुरेदकर, कभी ताप और उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना तेजी से हम लोगों के मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग होता जा रहा था। और ये जो बैठकर एक साथ बातें करना, नए नए विषयों को कुरेदना और कभी गुस्सा हो जाना, कभी किसी चीज पर खो जाना, और ये सारे जो चीजें हो रही थी, तो ये उनके मनोरंजन का एक साधन हो जा रहा था और इनके डेली रूटीन में वो शामिल हो जा रहा था। दैनिक ये कार्य हो जा रहा था। वही क्या कार्य हो जा रहा था? बेत के कुर्सियों पर अमरूद की छाया पर बैठकर गप्पे मारना और सारी बातें करना, दोस्ताना व्यवहार करना। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुर्स भी हो उठते हैं, और कभी कभी क्या होता, उनको लगा कि एक साथ बैठकर वे जो घर के बुजुर्गों के बारे में भी बहुत तरह की बातें निकल जाती हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चिंतता थी कि ऐसे होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हो भी सकता है, अपितु यह अच्छी बात है कि इस तरह की बातें उठती है। नई चीजें यूं ही बनती है, और जो नई चीजें हैं ये इसी तरह से आते हैं। यदि हम पुराने जो कल्चर है, पुराने जो चले आ रहे हैं सदियों से, उसी तरह से अपने बर्ताव को रखेंगे तो नई चीजें कैसे आएगी। इसलिए उसमें थोड़ा परिवर्तन आवश्यक है। जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अपशकुन के आरोप को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना, और अब वह पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया। तो शुरू में ही अमरूद के पेड़ को अपशगुन मान लिया गया था, लेकिन यदि अपशगुन मानकर उसको काट दिया जाता तो इतना जो उसने हमें आनंद दिया है, पूरे परिवार को एक साथ लाया है, सभी भाई बहनों को एक साथ लाया है, तो ये सारे चीज नहीं हो पाते। तो इतना जो परिवार का जो एक खूबसूरत हिस्सा है ये अमरूद का पेड़, वो इसी कारण से बनता जा रहा है, और उसके ऊपर जो अपशगुनी का आरोप है वो भी समाप्त होता जा रहा है। अमरूद फलता फूलता रहा, और अब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल लिया। जो पप्पू उनका भतीजा है उसने क्या किया, जो अमरूद का पेड़ है उसमें झूला टांग दिया है, तो अब उसमें झूले का भी काम कर रहा है। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में
जुदा तरीके की नौकरी के लिए बंटने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, सभी बढ़ने लगे, बड़े होने लगे और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर अपनी पढ़ाई पूरा करके नौकरी की तलाश करने लगे और अलग अलग शहरों में नौकरी के लिए बंट गए। ठीक है, तो जिसको जहां नौकरी मिली वो वहां चले गए। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, कोई असामान्य बात नहीं थी। साधारण है कि जहां नौकरी मिलेगा लोग वहां चल जाएंगे। तो सारे भाई बहन जो एक साथ थे वो अलग अलग शहरों में चले गए। सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा बहुत मानसिक क्लेश सबको होता है। और जब घर से हम दूर रहते हैं तो कष्ट तो होता ही है, सबको होता है। तो उनके सभी भाई बहनों को भी ऐसा कष्ट हुआ। जिस दिन मैं नौकरी पर जा रहा था, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्रातिशीघ्र घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था। तो जब लेखक जा रहे थे नौकरी के लिए दूसरे शहर, तो उनकी माँ रो रही थी और इसलिए उनको लगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं घर से निकल जाता हूँ, वरना माँ रोती ही रहेगी। जमुना पुल पर डूबी हुई सांझ में नदी पर से भारी मन गुजरते हुए सबसे ज्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आई। तो जब लेखक जा रहे थे तो रास्ते में जमुना नदी का पुल पड़ा और वहां जो सूरज था वो डूब रहा था। तो उस समय उनका मन बहुत भारी हो रहा था लेखक का, क्योंकि वो घर छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी के लिए जा रहे थे और साथ ही माँ क्या कर रही थी, रो रही थी। तो इसलिए उनको अपने माँ की और अमरूद की पेड़ की सबसे ज्यादा याद आने लगी। माँ की याद इसलिए क्योंकि क्योंकि माँ क्या थी, वह दुर्बल है और हम लोगों को न समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही है। तो माँ की याद इसलिए आ रही है क्योंकि माँ इतनी दुखी है, मेरे आने पर रो रही है, क्योंकि उनका मन इतना दुर्बल है कि हम लोग वो न समझ पाकर, वो क्या हो रहा लग रहा था कि हमको छोड़कर सब बच्चे दूर चल जा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत कष्ट हो रहा है और यही सोच सोचकर वो और ज्यादा दुर्बल हो जा रही है। और पेड़ की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अपने अंदर एक जागृति का भान करता रहा। और पेड़ की याद इसलिए आ रही क्योंकि उसी के कारण लेखक को इतनी सारी खुशियां मिली, उनके अंदर के मन में जो जागृति हुआ, जो आभास जगा, जो उनके भाई बहनों के बीच उनका प्रेम बढ़ा, तो वे सारे चीजों के लिए वे अमरूद के पेड़ को भी याद करने लगते हैं। अमरूद का पेड़ मुझ में प्रतीकों का निर्माण किया करता है और फिर एक नए संसार की कल्पना में मैं निमग्न हो जाता हूँ। और ये जो अमरूद का पेड़ है वो भी एक प्रतीक के समान उनको लगता है लेखक को। कैसे लगता है कि एक अमरूद का पेड़ छोटे से बड़ा होता है, फिर वो अपनी छाया चारों तरफ फैलाता है, अपने फल को और फूल को देता है और उससे क्या करता है, पूरे संसार का कल्याण करता है, अपने को बढ़ा करके सबको अपना जो उसकी उपयोगिता है वो सबको देता है। तो उसी तरह उसको देखकर लेखक को प्रेरणा मिलती है कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ तो मुझे भी अमरूद के पेड़ के समान इस संसार में एक ऐसा स्थिति बनाना है कि मेरी छाया में बाकी लोग वैसा ही लाभ पाए जैसे अमरूद का पेड़ दे रहा है। तो इस ट्रेन यात्रा में और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्म संतुष्टि पाता रहा हूँ। और जब भी लेखक अपने घर से जाते हैं और ट्रेन की यात्रा करते हैं, अकेले रहते हैं, तो ऐसे समय में वे ऐसे ही सोच में डूब जाते हैं और डूबते हुए उनको अपने अंदर में संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अमरूद के पेड़ के प्रति समर्थन और राग मेरे मन में यूं ही एकत्र हो आया, क्योंकि बाद में कई लोगों ने घर के सामने अमरूद होने को अशुभ बताया और पेड़ को तुरंत कटवा देने की सलाह दी। तो अमरूद के प्रति उनका समर्थन और उनका जो प्रेम था वो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि
बहुत सारे लोगों ने घर के सामने अमरूद के पेड़ होने को अशुभ बताया था और तुरंत पेड़ को काटने को सलाह दिया था। लेकिन जो लेखक थे वे इसके समर्थन में नहीं थे। वे हमेशा अमरूद के पेड़ के समर्थन में थे कि अमरूद का पेड़ को ना काटा जाए इन अंधविश्वासों के कारण। माँ पर छा जाने वाला स्वाभाविक भय हमें नागवार गुजरता, क्योंकि ऐसा लगता जैसे माँ हम लोगों के अंदर पैदा होने वाले नए और बलिष्ठ ख्यालों के प्रति असहयोग कर रही हैं। और जब माँ को ये अमरूद के पेड़ से जुड़ा अशुभ बातें लोग कहते हैं तो माँ के मन में एक भय आ जाता है। तब लेखक को लगता है कि वे जो ये आधुनिक समाज में आ गए हैं और उनका जो मन में आधुनिक ख्याल आ रहे हैं, जो अंधविश्वास है उससे उनका मन बहुत ऊपर उठ गया है। लेकिन जब माँ को इस तरह से देखते हैं, अंदर से दुखी भय से अमरूद के पेड़ को लेकर भय को देखते हैं, तो लेखक को बहुत असहयोग महसूस होता है, बहुत खराब लगता है उस समय। जब जब अशुभ के ठेकेदारों ने अमरूद की बबात कुछ कहा, घर के हम सब बच्चे क्षुब्ध हो उठते थे। और जब भी आसपास के लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वे अमरूद के पेड़ के बारे में अशुभ होने का बात कहते हैं, तो घर के जितने बच्चे हैं, लेखक के भाई बहन और छोटे बच्चे उनके घर के, तो सब क्या होते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि वे आधुनिक ख्याल के हैं। वे उन पुरानी बातों को नहीं मानते हैं कि ये अशुभ है, वो शुभ है, क्योंकि जो पेड़ इतना कुछ उनको दे रहा है वो कैसे अशुभ हो सकता है। इसलिए उनकी जो आने वाली, मतलब उनकी जो बाद वाली पीढ़ी है और उनकी पीढ़ी है लेखक की, वे लोग इन चीजों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। वस्तुतः यह गुण हमें हमारे बुजुर्गों से ही मिला था। और ये जो गलत चीजों को ना मानना, अशुभ चीजों को ना मानना कि ये चीज अशुभ है, तो ये चीज उनको बुजुर्गों से ही मिले हैं। उनके घर के जो उनके माँ पिताजी हैं, उनसे ही ये आधुनिक ख्याल मिले हैं। लेकिन उनकी जो माँ है, उनमें कभी कभी इस तरह की लोगों की बात सुनकर भय आ जाता है। इस निर्णय पर हम लोग तब पहुंचे जब एक समाज शास्त्रीय बोध हमें स्पर्श करने लगा। और ये समाज का ये जो बातें थी, ये सारी चीजें उनके घर पर प्रभाव डाल रहे थे कि पेड़ को काट दो, ये अशुभ है। तो ये चीज उनको तब पता चला कि हाँ, ये हमारी जो पीढ़ी है वो ये चीजों को नहीं मान रही है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उसको मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जीवन नए अनुभवों में गुजरने के मध्य व्यतीत होता रहा और नए अनुभव के साथ जीवन आगे बढ़ रहा था। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। तो जो मिद्दू था उन्होंने वो क्या किया कि राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे घर के, और खत भी लिखा कि खत में क्या लिखा कि इस बरस जबकि अमरूद भरपूर आया है, कोई घर पर नहीं है, कोई घर पर खाने के लिए नहीं है और सब बाहर अलग अलग शहरों में चले गए हैं, लेकिन अमरूद बहुत ज्यादा आए हैं, इसलिए उन्होंने अमरूद भेजा है। तथा नम कर देने वाली जज्बाती बातचीत के कई नाजुक टुकड़े उस चिट्ठी में थे। और पिताजी की चिट्ठियां हमेशा ही कुछ दूसरे प्रकार की रही हैं, और उनकी जो पिताजी चिट्ठी लिखते हैं वो थोड़ा अलग तरह के होते हैं। उनमें एहसास की चादर ओढ़ने का प्रयत्न एवं दबाव रहता है। तो उन चिट्ठियों में क्या होता है, जो मन की बातें होती हैं, जो मन का दबाव होता है, ये सारे चीजें रहती हैं। तो आपको भी कभी अपने पिताजी चिट्ठी लिखते हैं, तो अभी तो ये चिट्ठियों का चलन नहीं है, लेकिन प्राचीन पहले क्या था कि चिट्ठियां लिखी जाती थी। अभी फोन का ये हो गया है, युग हो गया, तो क्या हुआ कि अभी तुरंत फोन किया और तुरंत बात कर लिया। लेकिन पहले क्या था कि फोन नहीं थी, तो लोग चिट्ठियों के द्वारा एक दूसरे की खबर लेते थे, और एक चिट्ठी को पहुंचने में 2 से 3 दिन या फिर उससे भी ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन लोग प्रतीक्षा में रहते थे, और जब चिट्ठी आता था तो बड़े प्यार से पढ़ते थे और बहुत ही जत्न से चिट्ठियां भी लिखी जाती थी। मैं
देखता हूँ कि थोड़े समय में ही दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया है और यह परिवर्तन तेजी से दूसरे परिवर्तनों की भूमिका बनता जा रहा है। और क्या हो रहा है, जितना समय बढ़ रहा है उतना ही बहुत सारे परिवर्तन समाज में भी हो रहे हैं। बड़े बड़े घातक शरीर दुख मामूली और अचिंतनीय हो गए हैं और बड़े बड़े जो आघात लगते हैं शरीर में या फिर जो दुख है वो अभी पहले चिंता के कारण होते थे, कुछ छोटे छोटी बीमारियां भी, लेकिन अभी चिकित्सा शास्त्र में इतने ज्यादा उन्नति कर ली है कि जो पहले जिस बीमारी से लोगों की मृत्यु हो जाती थी अभी उन सब बीमारियों से लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती, उसका इलाज संभव है। पिताजी लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। तो माँ की तबीयत खराब है, माँ के जो फेफड़े में एक धब्बा जैसा था वो फिर से दिख रहा है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। और पिताजी कहते हैं कि ये जो धब्बा बढ़ रहा है ये कोई अशुभ ग्रह नक्षत्र के बुरे प्रभाव के कारण हो रहा है। शायद हम लोगों के बुरे दिन आ गए हैं, पिताजी इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये क्या है कि चिकित्सा के द्वारा ये सारे चीज ठीक किए जा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ग्रह नक्षत्र के कारण किसी के शरीर में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह यक्ष्मा बहुत आसान है और कहानियों में भी पात्रों को यक्ष्मा से ग्रसित होना लोगों को द्रवीभूत नहीं करता है, क्योंकि ये आम बात हो गई है। इसको ट्रीटमेंट के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसलिए कहानियों में जो पहले ये सारे बीमारी से लोग दुखी हो जाते थे अभी उससे लोग दुखी नहीं होते, क्योंकि इसका इलाज है। अच्छे संपादक ऐसी कहानियों से उब गए हैं और उन्हें लौटना ही श्रेयकर समझते हैं। और ये जो कहानियां हैं ये पुरानी हो गई हैं, अभी तो इन सब का इलाज है। फिर मृत्यु भी आज इतनी असह्य नहीं रह गई है और जो मृत्यु है वो भी इतना असह्य या कष्टदायक नहीं है, क्योंकि हर चीज का इलाज हो गया है और उसके कारण शरीर का कष्ट भी कम हो गया है। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है और जो पहले शरीर का दुख था वो अभी मन पर आ गया है। पिताजी ने एक बार यह भी लिखा कि सबसे बड़े भाई चूल्हा चौका अलग करने के लिए एक तनाव पैदा कर रहे हैं। और पिताजी ने एक चिट्ठी लिखा जिसमें लिखा कि जो उनके बड़े भाई हैं वो अलग रहना चाहते हैं, अलग खाना बनाना चाहते हैं, बड़ी चकचक है और उस चीज के लिए उनके बीच लड़ाइयां हो रही है। बहू ताजी रोटियां तो खुद खा जाती है और बासी हम लोगों के लिए रख देती है। पिताजी कहते हैं कि जो हमारी बड़ी बहू है वो ताजी रोटी बनाकर खुद खा लेती है और हम लोगों को बासी रोटी देती हैं और वे लोग अलग खाना बनाना चाहते हैं, मतलब अलग होना चाहते हैं। तुम क्या जानो हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है, तो घूम फिर पर बात कहाँ आ जाती है, अमरूद का पेड़ कर, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं वो इसी अशुभ अमरूद के पेड़ के कारण हो रही है। सब लोग उसे अशुभ बता रहे हैं आदि आदि। तो यह एक दुखद प्रसंग था। हालांकि मैंने अमरूद ना काटने की अपनी बात पर ही जोर देने वाली एक चिट्ठी माँ को लिखी। तो पिताजी ने इस तरह से लिखा लेखक के, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखा अपनी माँ को और इसमें लिखा कि अमरूद का जो पेड़ है उसको ना काटिए नहीं, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं स्वाभाविक है, सामाजिक है और इसका अमरूद के पेड़ से कोई संबंध नहीं है। राखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था वे बाजारू अमरूदों की सुंदरता से बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट हैं। तो बाजार में जो चिकने चिकने अमरूद होते हैं उतने चिकने नहीं हैं घर के अमरूद, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं जो घरेलू अमरूद होते हैं, जो देसी अमरूद होते हैं। तो अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं किंचित भावुक हो आया। मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की
चार दीवारियां कूदकर अमरूद की चोरी किया करते थे। तो लेखक क्या करते थे जब छोटे थे कि दूसरे के घर में जो अमरूद का पेड़ था उसको तोड़ने के लिए दूसरे के बाउंड्री को पार कर जाते थे, चार दीवारी होता था उसको पार कर जाते थे, और जब पकड़े जाने पर बुरी तरह से गिड़गिड़ाया करते, और जब पकड़े जाते थे तो वो माफी मांगते, गिड़गिड़ाते, रोते। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है तो एक अजीब सा गौरव होता है कि हमारे घर में अमरूद का पेड़ है, जो हम पहले दूसरे के घर में जाकर तोड़ते थे और डांट भी पड़ती थी। यह कि जिनके घर अमरूद नहीं होंगे वे बच्चे ईर्ष्यालु हो गए होंगे। तो जिनके घर में अमरूद नहीं है वे जल रहे होंगे, उनको चिढ़ लग रहा होगा, ईर्ष्या कर रहे होंगे, तो हमारी चार दीवारी कूदते होंगे। तो ये सारी बातें लेखक सोच रहे कि जिनके घर में अमरूद का पेड़ नहीं है वे अभी हमारे चार दीवारी कूद कर आते होंगे और अमरूद की चोरी करते होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह से रफ्ता रफ्ता पप्पू के बहुत सारे नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए हैं, और इसी अमरूद के पेड़ के कारण ही जो उनके घर का उनका भतीजा है उसके बहुत सारे दोस्त हो गए हैं अमरूद के लालच में। ऐसा अम्मा ने लिखा था और भौजाई से उसे इस बात की बहुत डांट पड़ती है। तो उनकी जो भाभी है उनसे पप्पू को डांट पड़ती है कि वह क्यों अपनी तबीयत का राजा हो गया है, जिसे चाहे अमरूद लुटाता करता, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त हो गए छोटे छोटे, तो सबको वो अमरूद बांटता रहता है पप्पू। तो अपने इस अमरूद के पेड़ के संबंध में कभी कभार फैशनेबल ढंग से भी मैं सोचा किया हूँ। तो इस तरह से लेखक सोचते रहते हैं। होटल के लॉन में लगे बैठने वालों को सुखद छाह देते हुए रंगीन छातों की छाया मेरी आंखों में अक्सर उभरी है। तो जो होटल में जो रंगीन छाते लगे रहते हैं तो उसकी छाया को देखते हैं लेखक, तो उनको अपने अमरूद के पेड़ का हरा भरा छाया याद आ जाता है। एक डंगरा सा फलता फूलता पेड़ जिसमें अनुपातहीन डाले नहीं बल्कि एक सांवरापन है। तो ये अपने पेड़ के बारे में इस तरह से कहते हैं। जब घर जाने को पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया। सुख तन मन पर एक बहदत की तरह सवार था। फिर अंधेरा जमुना ब्रिज से गुजरती हुई गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया और रात के सन्नाटे में एक अभूतपूर्व रोमांच के साथ मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। तो जब लेखक घर वापस जा रहे हैं तो जब यमुना ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर जो लाइट लगी हुई है, प्रकाश लग के बल्ब लगे हैं, तो उसको देखकर अपने प्यारे शहर को देखकर वे बहुत ज्यादा रोमांचित हो जा रहे, खुश हो रहे हैं। वह रात उजाले की प्रतीक्षा में उड़ी हुई नींद की एक सुखद पर बेचैन रात थी, और कब सुबह होगा और कब मैं अपने घर पहुंचूंगा, तो इस बेचैनी में उनकी रात पार हो गई थी। नींद भी उनको नहीं आ रही थी इस प्रतीक्षा में कि वे अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ भी होता, कहीं आप बाहर गए हैं तो जब आप घर लौटते हैं तब लगता है बेचैनी कि कब मैं घर पहुंचूं। तो पता नहीं एक अजीब भयानक सी बिराहट के ख्याल मन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बनते बिगड़ते रहे, लेकिन साथ ही बहुत सारे ख्याल उनके मन में आ रहे थे। जैसे नगर इलाहाबाद की आत्मा में बहुत क्रांति है, और जो इलाहाबाद शहर है उसमें उसकी जो आत्मा है उसमें बहुत सारी हलचल है, ऐसा उनको लगने लगा। अपने आप लोग काम कर रहे हैं, बुद्धियां किसी नए रचनात्मक परिवेश के लिए सक्रिय हैं, और सब अपने अपने कामों में जुड़े हैं, और जो सबकी बुद्धि है वो किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगी हुई है। स्थूल के नाम पर यह शहर जैसे परम शून्य है, तो इसमें सिर्फ हलचल हो रही है, और लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल था, और लेखक जो थे बहुत व्याकुल थे क्योंकि वे अपने घर जा रहे थे। तड़के उठकर मुझे इस बात
का बड़ा खेद हुआ कि शायद हमारे प्रति घर के बड़े में कोई स्वागत भाव नहीं है। तो उनको, वे जब उठे, घर पहुंचे, तो उनको लगा कि उनके जो घर के बड़े हैं वे उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, मतलब उनमें इतनी खुशी नहीं दिख रही है। ऐसी स्थितियों में मुझे बारंबार अवनिद्र बाबू का वह चित्र याद आ जाता है जिसमें एक बूढ़े पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी है, क्योंकि उसे यह जानकारी है कि उनकी घेरे में एक नवल तरु उग आया है। और जब वे घर पहुंचते हैं तो उनको घर का परिवेश अलग जैसा लगता है। तब उस समय उनको एक अवनिद्र बाबू के द्वारा दिया गया एक चित्र याद आ जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़े पेड़ की जो आत्मा है, उसको, बूढ़े पेड़ को काट दिया जाता है, लेकिन उसको फिर भी खुशी है क्योंकि उसके जगह एक छोटा नया पौधा आ गया है। तो यह बात उतनी बुरी नहीं थी कि अमरूद के पेड़ को काटकर उसकी जगह एक और गुलदाउदी और दूसरी ओर केले की क्यारियां बना ली गई थी। तो अमरूद का पेड़ कट चुका था जब लेखक घर पहुंचे, लेकिन उसकी जगह क्या हो गए थे, गुलदाउदी और केले की क्यारियां बन गई थी। तो पेड़ तो कट गया था लेकिन उसकी जगह दूसरे पौधे लग गए थे। बल्कि चुनौती इस बात की थी कि हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ मिथ्या के भय से पराजित कर दिया। तो लेखक को दुख इस बात का नहीं हो रहा था कि अमरूद का पेड़ कट गया था और उसके जगह तो दूसरे पौधे आ गए थे, लेकिन लेखक को ये बुरा लग रहा था कि वे इतने आधुनिक हो गए और इस बुलंदी पर पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे समय में उनकी माँ के जो रूढ़िवादी ख्याल है या फिर अशुभ या फिर मिथ्या के भय से उनकी माँ पराजित हो गई, होकर अमरूद के पेड़ को काट दिया गया है। इस बात से वे बहुत ज्यादा दुखी थे। शायद माँ की हम संतानें उन्हें अशुभ से लड़ सकने की अपनी सामर्थ्यता का आश्वासन नहीं दे सकी, और जो आश्वासन उनके बच्चे, मतलब लेखक और उनके भाई बहन दे सकते थे उनकी माँ को इस अशुभ से लड़ने के लिए, वो शायद वे नहीं दे सके। तो ये सोचकर लेखक दुखी हो जाते हैं। मैंने पाया कि वह भय जो माँ के चेहरे पर छंजीबी हुआ करता था वह गहरा गया है, और जो भाव माँ के चेहरे में थोड़े देर के लिए होता था वो और भी ज्यादा अभी गहरा गया, मतलब वो अभी लंबे समय तक उनके चेहरे पर दिख रहा था। माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू, और उनकी माँ का मन यह मान लिया था कि उनकी जो बड़ी बहू है वो अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है, बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया है। तो माँ को लगा था कि जो उनकी बड़ी बहू उनसे अलग हो गई है, या फिर छोटा बेटा जो कुछ नहीं काम करता है, या फिर उनकी जो बीमारी है, या फिर काम के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में उनके बच्चे अलग अलग शहरों में चले गए हैं। तो ये सारे चीजों को का कारण माँ किसको मानती थी? ये अमरूद के पेड़ को मानती थी और अशुभ मानती थी इसी को। कुछ देर बाद मैंने साधारण तौर पर अमरूद की बात माँ से पूछा तो मिद्दू के गुस्से को सहारा मिला, और जब लेखक ने उनकी माँ को इस अमरूद के पेड़ के बारे में पूछा तो जो मिद्दू था उसको, जो पहले से गुस्सा था, उसको और ज्यादा सपोर्ट मिल गया, सहारा मिल गया। उसकी कैंडल सी आंखों में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठा और बैठ गया, और जो मिद्दू था बहुत गुस्से में थी, और वो गुस्से से वो जो तूफान जैसा उनके आंखों में दिख रहा था कि बहुत गुस्से में है, उसका मुंह फूल गया था मिद्दू का। मेरे लिए तसल्ली बस इतनी थी कि मुझे
उसका क्षोभ अच्छा लगा, क्योंकि यह क्षोभ मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में निहायत जरूरी है, और क्यों यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोषा तथा सहा भी जा सके। और जब मिद्दू को इस तरह से गुस्से में लेखक ने देखा तो उनको एक शांति का अनुभूति हुआ, क्योंकि उनको लगा कि मैं हार गया हूँ और जो अशुभ समझे जाने वाले अमरूद को, पेड़ को काटने से मैं नहीं बचा सका, और अपने घर में जो अंधविश्वास है उसको आने से नहीं बचा सका। लेकिन जब उन्होंने देखा मिद्दू गुस्से में है, तब उनको लगा कि ये जो अशुभ वाला भावना है ये हमारे अगली पीढ़ी में नहीं गई है, अभी भी बाकी है, अभी भी आधुनिकता वाले जो संस्कार है इन बच्चों में बाकी है, और इस संस्कार को और भी ज्यादा पोषा या फिर उसको पोषित करके आगे अच्छा किया जा सकता है। अम्मा ने मेरे प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब भी दिया। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। मिद्दू गुस्सा भी थी। तो मिद्दू गुस्सा थी और सारे बच्चे उनके दुखी थे, इसलिए माँ को दुख था कि इस पेड़ को काट लेने से सभी लोग दुखी हैं, इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ। माँ इसलिए दुखी थी कि उनके बच्चे दुखी थे, उनके नाती नतनी दुखी थे, लेकिन इसलिए नहीं दुखी थी कि पेड़ काट दिया गया था। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद का पेड़ था वहां धूप का एक चकता तेजी से बड़ा होता दिख रहा था, और जो सूरज था पीछे से, पीपल का एक पेड़ था उनके घर के पीछे, तो वहां से सूरज आता हुआ जहां पर सूरज का ये अमरूद का पेड़ था उस जगह पर आकर सूरज का जो प्रकाश था वो गोल चकते के समान फैल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जो अमरूद का पेड़ है वो लेखक को कुछ कहना चाह रहा है। तो इस पाठ में हमने देखा कि लेखक ने अपने घर के अहाते में लगे अमरूद के पेड़ से अपने जुड़ाव और उसके कारण घर में आए आनंद और आशंकाओं का मर्मिक वर्णन किया है, और अपनी माँ के अंदर गहरे पेट इस पेड़ से जुड़े अंधविश्वास को दूर करने का लेखक का असफल प्रयास रहा। तो लेखक के माँ के मन में जो अंधविश्वास था उसे लेखक दूर नहीं कर पाए, लेकिन उनको खुशी था कि अगली पीढ़ी द्वारा इस अंधविश्वास पर रोष प्रकट करना भविष्य में ऐसी चीजों के उन्मूलन के प्रति आशा है। जब मिद्दू गुस्सा हो रही थी कि उनका पेड़ कट गया, अमरूद का पेड़, इसका मतलब ये अंधविश्वास पर अगली पीढ़ी विश्वास नहीं कर रहा है और आगे इस तरह की जो अंधविश्वास है वो नहीं चलेंगे। तो इस तरह से स्पष्ट है, कहानी बहुत अच्छी है। जो हमारे समाज में अंधविश्वास फैले हैं तो उनको कुछ हद तक कम करने का प्रयास है लेखक का। तो आशा करती हूँ कि आप भी ऐसी सोच रखेंगे और समाज में जो अंधविश्वास भरी बातें हैं उससे अपने और अपने परिवार को दूर रखेंगे। तो पाठ में पहला प्रश्न है कि लेखक को ऐसा को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनके माँ पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल में लंबी दिनों तक रह चुके थे। उनकी जो बुआ थी बहुत पढ़ी लिखी थी, उनके घर में अलग जाति में विवाह हुआ था, प्रेम विवाह का भी प्रचलन था उनके घर में, इसलिए उनको लगा था कि उनके घर के लोग बहुत ज्यादा आधुनिक ख्याल के हैं, इसलिए जो पिछड़े ख्याल है वो उनके घर में नहीं आ सकता। दूसरा प्रश्न है कि अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो अमरूद के पेड़ की छाया पर बेत के चेयर में सभी भाई बहन बैठकर एक साथ बातें करते हैं, हंसते हैं, और उनकी जो बीच की उम्र की जो दूरियां हैं वो दोस्ती में बदलता जाता है। तीसरा प्रश्न है लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपने घर के जो अंधविश्वास है उसको दूर नहीं कर पाया और अमरूद का पेड़ कट गया। चौथा है लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती है। वे मानती हैं कि इसी अमरूद के पेड़
के अशुभ प्रभाव के कारण उनकी बड़ी बहू अलग हो गई, उनका छोटा बेटा निठल्ला हो गया, और उनके जो बच्चे थे वे अलग अलग शहरों में चले गए, और उनकी खुद की बीमारी को का दुष्प्रभाव भी वो अमरूद को पेड़ को ही मानती हैं। तो लेखक को 5वां है, लेखक को मिद्दू का छोप क्यों अच्छा लगा? क्योंकि लेखक को एक उम्मीद लगी कि उनके घर में जो अंधविश्वास आ गया है वो आगे शायद दूर हो सकता है। 6 है, आशय स्पष्ट करे। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद का पेड़ था वहां धूप का एक चकता तेजी से बड़ा होता दिख रहा था। मतलब सूरज जो है वो भी आकर अमरूद के पेड़ को प्रकाशित कर रहा था, उसको एक श्रद्धांजलि दे रहा था। जिस पेड़ ने इस लेखक को और उनके आसपास के लोगों को इतना कुछ दिया, ऐसा लग रहा था जैसे पीपल के पेड़ से ऊपर से आते हुए सूरज भी उसको सलामी दे रहा है। ठीक है, तो पाठ यहीं कंप्लीट होता है। इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।